अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज लेक्चर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर जल्दी से जल्दी इसके अपलोड कर दूँ। बाकी मैंने इसकी फ़ाइल सारी अपलोड कर दी हैं। जितने भी करंट पेपर आएंगे मैं कमेंट्स में डाल दूँगी या उसी फ़ोल्डर में ऐड कर दूँगी। तो आप वो फ़ोल्डर ज़रूर चेक करते रहें। जैसे जैसे डेली इसके रिव्यूज़ आते रहेंगे मैं ज़रूर वो अपलोड कर दूँगी। अच्छा, तो पिछले दफ़ा हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब हम देख रहे हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जिसमें वो खुद ब खुद वो प्रोसेस नहीं होता, वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होता। आपने अलग से या कोई ना कोई उसका एक ड्राइविंग फैक्टर होता है, कोई एक्सटर्नल पुश होता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन चल पड़ता है। कोई एक कंटिन्यूअल इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है किसी एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए ताकि वो रिएक्शन चल पड़े। प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस होता है वो क्या होता है, एक डायरेक्शन में होता है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस के तरह होता है। इज अनस्पॉन्टेनियस इज द रिवर्स इन डायरेक्शन। लेकिन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना, वो उसका रिवर्स होता है। स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, सर्टेन कंडीशंस होती हैं उसके थ्रू वो खुद ब खुद चल रहा होता है, नेचुरली वो प्रोसेस चलता रहता है। नॉन स्पॉन्टेनियस उसका उलट होता है, उसको एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत होती है इससे पहले वो प्रोसेस चल पड़े आगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर एंड टिपिकल एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है, आइस स्पॉन्टेनियसली मेल्ट कर जाती है। रूम टेम्परेचर पर बर्फ़ निकाल के रखो, खुद ब खुद मेल्ट करने लग जाती है। आपको किसी तरीके से उसको आग पे नहीं रखना होता, किसी तरीके से उसको पुश नहीं करना होता कि जल्दी से वो मेल्ट हो जाए, वो खुद ब खुद होने लग जाती है। लेकिन पानी जो है वो तो स्पॉन्टेनियसली फ्रीज नहीं हो जाता ना, कंडीशंस यहाँ पे नॉर्मल रखी हुई है। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि बर्फ़बारी हो रही है, तो बर्फ़बारी की तो कंडीशन ही ऐसी है कि ठंड है, ठंड में तो ज़ाहिर सी बात है वो जमेगा। लेकिन जब ज़ाहिर नहीं है उसका एटमोसफियर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, अभी तो ठंड कंट्रीब्यूट कर रही होती है उसको ठंडा करने के लिए। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या बर्फ़ मेल्ट होगी, क्या पानी आपका जमेगा? नहीं जमेगा। अब आपके पास आता है एक रिएक्शन, इसको हम कहते हैं एंटरगोनिक रिएक्शन। इसको आप नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कहते हैं या अनफेवरेबल रिएक्शन भी कहते हैं। ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन होता है इन विच द स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी इज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज अब्जॉर्ब, यानी जो स्टैंडर्ड चेंज आता है एनर्जी में, फ्री एनर्जी में, वो पॉजिटिव होता है और जो एनर्जी होती है वो अब्जॉर्ब हो जाती है इस रिएक्शन। एंडरगोनिक रिएक्शन जो है वो एक रिएक्शन है जो एनर्जी को अब्जॉर्व करता है अपनी सराउंडिंग से, आसपास की सराउंडिंग में जो एनर्जी है उसको अब्जॉर्व कर लेता है अपना रिएक्शन चलाने के लिए। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस जो है वो क्या होती है, इट टेक्स मोर एनर्जी टू स्टार्ट द रिएक्शन देन व्हाट इज गॉटन आउट ऑफ इट। यानी उस पूरे रिएक्शन के अंदर जितनी एनर्जी बनी, क्रिएट करी उसने, उससे ज़्यादा तो वो आसपास की से चीज़ों से एनर्जी ले लेता है। तो टोटल एनर्जी जो है नेगेटिव में आती है, नेट रिजल्ट उसका नेगेटिव में आता है, क्योंकि वो जितना ले रहा है उतना वो दे नहीं रहा है, तो नेगेटिव में आ जाएगी। बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि एंडोजेनिक रिएक्शन किस तरीके से होता है, एंड कैन ऑल्सो बी पुश्ड बाय कपलिंग देम टू अनदर रिएक्शन। यानी अगर किसी और रिएक्शन के साथ उसको कंबाइन कर दिया जाए, कपल कर दिया जाए, तो फिर विच इज स्ट्रॉन्गली एक्सोजेनिक रिएक्शन। लेकिन एक्सोजेनिक रिएक्शन को एंडोजेनिक रिएक्शन में मिक्स कर दिया जाए तो वो एक क्या करते हैं, थ्रू शेयर्ड इंटरमीडिएट के साथ वो पूरा रिएक्शन कैरी आउट कर देते हैं। फिर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है ऑक्सीडेशन गोल्ड, मर्क्यूरी और ऑक्सीनियम का। वो बहुत सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। इसमें आप बर्निंग ऑफ क्लोरीन का भी देख सकते हो, फ्लोरीन का और ब्रोमाइड का। वो क्या करता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट रिक्वायर करता है इससे पहले कि वो चल पड़े, इससे पहले कि बर्न हो फ्लोरीन फ्लोरीन और ये सब कुछ ऑक्सीडेशन वगैरह, इन सब चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है इससे पहले कि इनके ये प्रोसेस हों। उसी तरह ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन की देखी जाए, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये अच्छा एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि केमिकल एनर्जी की बात कर रहा है। केमिकल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट की जो केमिकल एनर्जी क्रिएट होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू जो रिएक्टेंट्स की होती है। तो जाहिर सी बात है इनको एक बिग पुश की ज़रूरत होती है इससे पहले ये रिएक्शन चल पड़े प्रॉपरली। अच्छा, 32 में दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको चैप्टर के तौर पे कह दिया है तो मैं थोड़ा फास्ट लेके चलती हूँ। एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो प्रोसीड कर सकता है दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम जो है क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब इन दोनों रिएक्शंस का रेट इक्वल हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस कोई भी नेट चेंज एक्सपीरियंस नहीं करते ओवर सर्टेन टाइम, कोई चेंज नहीं आ रहा होता उनमें। दिस अकर्स व्हेन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन
occurs at equal rates, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर रेट्स पे हो रहा होगा तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि अमाउंट ऑफ ईच कंपाउंड जो कि प्रेजेंट था एक इक्विलिब्रियम के दरमियान, इक्विलिब्रियम स्टेट के दरमियान, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसमें पता लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल आप कंसिडर करो। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली बात तो आपने इंटर में केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, फुल डिटेल में दी है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे जो बता रहे हैं। अब कंसिडर करो आप एक केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म, आप ये ले लो स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो ऐसे डबल एरो लगे होते हैं ना हाफ हाफ, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इससे। अच्छा, सी सी प्लस डी टी। अब जो अबव इक्वेशन है अगर उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की शक्ल में आप डिफाइन करो, उस इक्वेशन में बैठाने की कोशिश करो तो इस तरीके की होगी, कैपिटल सी पावर हो जाएगी स्मॉल सी और कैपिटल डी पावर हो जाएगी स्मॉल डी, अगेन डिवाइड करो, फिर वही ए और बी के साथ आपने करना है। तो ये के सी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या है, नॉट और नॉट एट इक्विलिब्रियम, वी राइट सिमिलर एक्सप्रेशन कॉल्ड द रिएक्शन क्वोशिएंट, जिसको Q कहा जाता है, जिसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इक्वल होता है Kc के एट इक्विलिब्रियम। अब वो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे नहीं है उनको आप अलग तरीके से लिखते हो, जिसको रिएक्शन क्वोशिएंट कहा जाता है, और Q के तौर पे उसकी इक्वेशन बना के आप लिखते हो, जो कि आप इस तरीके से लिखते हो कि वो बराबर हो जाए Kc के इक्विलिब्रियम स्टेट। Kc और Q जो है यूज़ किए जाते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, और कैलकुलेट करे जाते हैं कि कंसंट्रेशन उस इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है, और एस्टिमेट किए जाते हैं कि वेदर ये जो रिएक्शन है क्या वो फेवर करता है प्रोडक्ट्स को या रिएक्टेंट्स को इक्विलिब्रियम स्टेट में। अच्छा, 33 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मजीद वही कर रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर रहे हो Kc, तो Kc जो है कांस्टेंट है एक स्पेसिफिक रिएक्शन, एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। अगर आप चेंज करते हो टेम्परेचर रिएक्शन का तो Kc जो होता है वो भी चेंज होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इंक्लूडिंग जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। Kc जो है ऑफन आप उसको विदाउट एनी यूनिट्स, कोई यूनिट्स नहीं मेंशन करते, जैसे आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेशन वगैरह करते हो तो उसको मोल्स जोल्स वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे लिखते हो, इसमें नहीं लिखता है, ठीक है, कोई यूनिट्स नहीं होती है इसकी। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस विद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो लिखे हुए हैं उसके साथ बैलेंस होना चाहिए एज लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज इन ऑर्डर, ठीक है, इन ऑर्डर आप करते हो उसको लोएस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज तक उसको बैलेंस कर देते हो ताकि आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ Kc मिले। अब होमोजेनियस इक्विलिब्रियम पे आप आओ। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम होती क्या है, हैज़ एवरीथिंग प्रेजेंट इन द सेम फेज, सेम फेज के अंदर मौजूद हो सारे रिएक्शंस, तो उसको कहा जाता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। इसमें एग्जांपल में इंक्लूड होते हैं जहाँ पे देखो गैस, वेयर एवरीथिंग इज गैस और एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द सेम सोल्यूशन, जैसे रिएक्शन जिस केमिकल्स के साथ कंपाउंड का करो या तो सारे के सारे गैस हैं या तो सारे के सारे सेम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके दरमियान आप कहोगे कि भाई होमोजेनियस है equilibrium state. Good example of gaseous homogeneous equilibrium is the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide. सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो केमिकल चेंज होता है, कन्वर्जन होता है, वो गैसियस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। कॉमनली यूज्ड लिक्विड का एग्जांपल, ये तो गैस की स्टेट का है कि दोनों स्टेट्स गैस में थी, गैस टू गैस ही कन्वर्जन हो रही है, लेकिन लिक्विड वाले एग्जांपल इसमें लिक्विड टू लिक्विड ही कन्वर्जन रह रही है, तो वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का, जो एक ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल के दरमियान होता है। तो ये लिक्विड की एग्जांपल हो गई, वो गैस की एग्जांपल हो गई जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम जो कि होता है थिंग्स प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज, एक फेज से ज़्यादा में प्रेजेंट होती है रिएक्शन में चीज़ें मौजूद। एग्जाम्पल उसका दिया जा रहा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड गैसेस या फिर सॉलिड और लिक्विड, यानी दो अलग अलग स्टेट ऑफ केमिकल्स होते हैं जिसको आप आपस में रिएक्ट करवा रहे होते हो। टिपिकल एग्जांपल हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम का है कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है जब स्टीम जो है कांटेक्ट में आता है रेड हॉट कार्बन के साथ। उसी तरह अगर आप शेक करो कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ, कॉपर आपके पास सॉलिड पेपर पेपर छोटे छोटे पीसेस की शेप में होगा और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होगा लिक्विड की शेप में, तो आपके पास होगा, आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करोगे जिसके अंदर सॉलिड और एक्वस आयंस मौजूद होंगे। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन एक आपको रेशियो देता है कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट की ओवर रिएक्टेंस एक रिएक्शन के अंदर, ठीक है, उसको आप कह देते हो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है अपने। अच्छा,
ये यूजुअली आप यूज़ करते हो कि क्या जब स्टेट ऑफ मैटर ऑफ रिएक्शन एक्वस, स्टेट ऑफ मैटर उसकी किस स्टेट में है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस किस में, जब एक्वस सोल्यूशन वाली स्टेट में हो तब आप ये चीज़ यूज़ करते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है केसी में, जो हमने अभी ऊपर स्टडी किया है वही सेम चीज़। अच्छा, इसमें ये चीज़ आप देख लो, अगर के 1 से बड़ा है, जो वैल्यू निकलती है ना कि कैलकुलेशन हमने देखा ना ए बी सी डी वगैरह लिख लो, अगर वो 1 से बड़ी निकल रही है तो इक्विलिब्रियम फेवर करता है प्रोडक्ट को। अगर वो 1 से कम निकल रही है तो इक्विलिब्रियम फेवर कर रहा है रिएक्टेंट्स को। ठीक है, नोटिस करो जो मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स है वो रेज कर दिया जाता है टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट। जैसे हमने देखा था ना, छोटी वाली जो वैल्यू थी जो उसकी कोफिशिएंट है उसकी पावर पे लगा दिया जाता है, उसको उसकी पावर बना लिया जाता है। और जो न्यूमेरेटर होता है वो रेशियो होता है मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट रेज टू इट्स रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स। ये जो केस है वो हर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए है। ये दिमाग में रखो, ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया जाता है होमोजेनियस केमिकल रिएक्शंस के लिए। और के रिप्रेजेंट कर रहा होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और सी रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन क्या है उसके अंदर। के और सी का आप अगर तोड़ के समझने की कोशिश करो, के सी क्यों लिखा हुआ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ प्रेशर। अच्छा, गैसियस रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में हो रहा है वो क्या एक्सप्रेस नहीं किया जाता इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन बट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर गैस रिएक्शन की बात की जाए उसमें आपने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, आप करते हो उसको प्रेशर, पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में, कंसंट्रेशन की टर्म्स में आप नहीं करोगे क्योंकि वो तो लिक्विड वगैरह के लिए मेजर करते हो ना आप, इसमें कैसे करोगे। अच्छा, equilibrium constant of pressure gives the ratio of pressure of products over reactants of reaction, that is at equilibrium concentration of all species। जितनी भी स्पीशीज दी हुई जितनी भी इसमें केमिकल्स दिए हुए होते हैं उसकी जितनी भी कंसंट्रेशन होती है उसकी आप पावर उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली रेज कर देते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप केपी करके लिखते हो उसके अंदर जब आप प्रेशर के बारे में बात कर रहे हो। कंसंट्रेशन के बारे में तो केसी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो केपी हो जाएगा। ठीक है, पी जो है यूनिट्स बता रहा होता है कि प्रेशर की, एटम या फिर बार वगैरह, इसमें आप यूनिट्स ऐसे मेंशन कर देते हो। अब कन्वर्जन करनी है के सी टू के पी, तो आप किस तरह करोगे, के पी को के सी को के पी में कन्वर्ट करने के लिए ये छोटी सी इक्वेशन यूज होती है जहाँ पे आर ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है और ये सारी इसकी वैल्यू आप या तो इस तरीके से लिख सकते हो या इस वैल्यू में लिख सकते हो, दोनों वैल्यू हैं। टेम्परेचर केल्विन में होता है एंड डेल्टा एन गैस मोल्स ऑफ गैस जो होता है प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैस रिएक्टर, इन दोनों को माइनस करके निकल आती है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अच्छा, एप्लीकेशन आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछी जा सकती है। एक लाइन में या तो बोल दी जाएगी कि आपने बस छोटे छोटे पॉइंट बना दो, अगर शॉर्ट में आए लॉन्ग में आए तो थोड़े डिटेल में आपको एक्सप्लेन करनी होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इंडिकेट करता है कि एक्सटेंट टू विच आर रिएक्शन विल प्रोसीड, किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। जैसे कि अगर के लार्ज है, के जो नंबर दिया हुआ होगा वो लार्ज है तो मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की लार्ज होती है। इस केस में जो रिएक्शंस होते हैं वो रिटर्न करे जाते हैं कि प्रोसीड करेगा ये टू राइट साइड, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। रिजल्ट इसका होगा कि इंक्रीज कर जाएगा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स का। अगर के छोटा है, अगर के का जो नंबर आया वो छोटा आया है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का वो लार्ज होगा। देखो सेम बात है, थोड़ा सा फर्क है, वो प्रोडक्ट में होगा जाएगा लार्ज, इसमें रिएक्टेंट लार्ज हो जाएंगे। और इस केस में अगेन रिएक्शन जो अब लेफ्ट साइड की तरफ प्रोसीड करेगा राइट साइड के बजाय, इसमें होगा कि इंक्रीज हो जाएगा जो कंसंट्रेशन लेवल है रिएक्टेंट्स का। अच्छा, नोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये हमें अलाउ करेगा कि हम डिटरमाइन कर सकें कि डायरेक्शन क्या है रिएक्शन की और किस डायरेक्शन में वो जाके वो अपना इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करेगा। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन जानना है अगर रिएक्टर और प्रोडक्ट के दरमियान, तो वो इक्विलिब्रियम जब रीच करेगा तब आप पता लगा सकते हो। अब प्रिडिक्ट करना है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहाँ होगी, तो ये याद रखो, क्यू अगर है के सी के बराबर तो सिस्टम हम इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है। क्यू अगर बड़ा है के सी तो एसेंशियली हम बोलेंगे कि टू मच प्रोडक्ट एंड रिएक्शन विल प्रोसीड टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे जाएगा, यानी रिड्यूस करेगा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, रिएक्टेंट की हमने जो चीज़ें ऊपर पढ़ी वो बता रही है। अच्छा, अगर के क्यू जो है के सी से क्या है कम, इज लेस देन, तो एसेंशियली हम बोलेंगे कम प्रोडक्ट है और रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा राइट साइड पे जिसमें ज़्यादा प्रोडक्ट होगा और डिक्रीज करेगा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। अच्छा, कैलकुलेशन किस तरह होगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपने डील करना पड़ता है, स्पेशली अगर डिटरमाइन करना है कितना प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हम वी विल हैव वंस अ रिएक्शन रीचेज इक्विलिब्रियम, यानी कितना रह जाएगा जब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाए।
सॉल्विंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ रिएक्शन। कभी कभार जो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम होती है वो प्रोवाइड करती है कि वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फिर इनिशियल कंसंट्रेशन सारी स्पीशीज की, तो आप वो थ्रू यूज कर सकते हो। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी भी ज़रूरी टॉपिक्स में से एक एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये, यानी इस दफ़ा भी आया है और पिछली दफ़ा भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है, तो ये आप ज़रूर याद करना। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट एनी मोमेंट इन टाइम इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम माइनस द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर टाइम्स द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यानी सिंपली गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम एक स्टेट फंक्शन है जो कि बेसिकली डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। चेंज जब गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम में आता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग रिएक्शन देयरफॉर इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में भी फिर उतना ही बराबर चेंज आता है किसी भी सिस्टम के एंथैल्पी में। माइनस माइनस करोगे उसको किस चीज़ के प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है उसमें कितना फ़र्क आया है, मल्टीप्लाई है टाइम्स के सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसमें कितना चेंज आया है। तो इस तरीके से भी इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। रिएक्शन जो है अगर रन करेगा कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर तो इक्वेशन इस तरीके से राइट करोगे, अगर टेम्परेचर आप कह रहे हो कांस्टेंट है, अदरवाइज उसको टी एस सिस्टम के साथ ही लगाओ। अच्छा, चेंज ऑफ फ्री एनर्जी सिस्टम में आ रहा है जब क्या हो रहा है, दैट अकर्स ड्यूरिंग रिएक्शन कैन बी मेजर्ड एनी सेट ऑफ कंडीशंस। अगर जब आपने डेटा कलेक्ट किया अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस, तो जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड स्टेट फ्री एनर्जी का वो रिएक्शन होगा डेल्टा गो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट है इज इक्वल टू डेल्टा जी एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है, इसमें बोला है कि चेंज हो रहा है एक स्टैंडर्ड स्टेट, तो आप ऐसा जीरो सा नॉट सा लगा दोगे। इस इक्वेशन की ब्यूटी ये है कि डिफाइन करता है कि फ्री एनर्जी एक सिस्टम की और उसकी एबिलिटीज डिटरमाइन करने की रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी और एंट्रोपी उस सिस्टम की, जो बेसिकली ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के पीछे। थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टडी किया था, उसके साथ का ही टॉपिक है ये। एनर्जी जो चेंज आ रहा है फ्री एनर्जी में किसी भी सिस्टम की, वो अकर करती है किसमें, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो मेजर करता है कि बैलेंस बिटवीन दो जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो डिटरमाइन करिए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, वो क्या है। वही दो लाइनें यहाँ पर रिपीट है। जो चेंज होता है फ्री एनर्जी में वो अकर होता है अगर रिएक्शन मेजर करता है। 3 दफ़ा वही वर्ड लिख रहा है मैं, खैर आगे करते हैं। 38 गिब्स फ्री एनर्जी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले के साथ आप देखो, उसके साथ आप लिखने की कोशिश करो। गिब्स फ्री एनर्जी रिलेट करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वाला जो कांस्टेंट है उसके साथ दो तरीकों में। किस तरीके से, पहली बात तो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप की टर्म्स में, अगर डेल्टा जी नेगेटिव नंबर है तो रिएक्शन कह दिया जाता है स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स जो होती है साइड वो डोमिनेट कर रही है। अगर के लार्ज नंबर, के उसमें फिर लार्ज नंबर हो जाएगा, याद रखो। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो के लार्ज है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कहा जाएगा ये नॉन स्पॉन्टेनियस है और जो रिएक्टेंट वाली साइड है वो डोमिनेट करेगी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम स्टेट को। तो इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो आपको पता है के की वैल्यू स्मॉल होगी। अच्छा, क्वांटिटिवली अगर देखा जाए तो क्वालिटेटिवली हो गया, ठीक है। अब क्वांटिटिवली देखा जाए तो गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट किस तरह करते हैं, ये छोटी सी इक्वेशन है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन पे एक्टिविटीज़ जो सारी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हैं उसको बताएगा यूनिटी पर, यानी सबको इक्वल कर दो 1 के। उस सिस्टम में आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1। अगर अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। फ्री गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ रहा है तो डेल्टा जी किस तरह, जनरलाइज स्टेट में जो आपका दिया हुआ है जनरलाइज गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज डेल्टा जी के लिए वो है कि सिस्टम जो है नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, बट उसका जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है क्यू वो ऑब्वियसली फिर इस फॉर्मुलेशन में आ जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं फॉलो कर रहे, हमने स्टैंडर्ड कंडीशन देखा था ना, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये इक्वेशन थी। ये कह रहे हैं कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है सिस्टम की तो क्या होगा, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। जैसे जैसे सिस्टम ट्राई करेगा कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट रीच कर जाए तो उसमें नो लॉन्गर कोई नेट चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट रीच कर दिया तो क्या है, कोई चेंज नहीं है दोनों दोनों स्टेट्स में, यानी दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट से दरमियान। तो फिर Q ग्रेटर देन K हो जाएगा, तो हमारे पास फॉलोइंग रिजल्ट्स फिर उसमें से ये निकल आएंगे कि G डेल्टा G जो है 0 आ जाएगा। अच्छा, याद रखो ये 3 पॉइंट ज़रूर याद रखो। जब डेल्टा G पॉजिटिव है तो रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जब डेल्टा जी नेगेटिव है तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जब डेल्टा जी 0 है तो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट रीच कर गया।
ये 3 पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखो, एज इट इज आपसे पूछा जा सकते हैं ये। गिब्स हैमलॉट इक्वेशन, गिब्स हैमलॉट इक्वेशन क्या है? अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी ऐसी इक्वेशंस आ जाती हैं ना, गिब्स हैमलॉट वगैरह वगैरह, तो ये लॉन्ग के सवाल हैं। आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए, एप्लीकेशन एक्सप्लेन करने के लिए, ऐसे डिस्क्राइब वगैरह टाइप वाले सवाल ये लॉन्ग में आते हैं। ठीक है, एक करंट पेपर है मेरे पास, मैं फोल्डर में ऐड कर दिया, आप फोल्डर चेक कर सकते हो, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। गिब्स हैमलॉट इक्वेशन जो है सबसे पहले डिड्यूस की थी किसने? एक जर्मन फिजिसिस्ट हर्मन वॉल हेमलॉट्स। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया फ्री एनर्जी का, और यूज़ की एक इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि फ्री एनर्जी नॉट हीट प्रोडक्शन वाज द ड्राइवर ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज। फ्री एनर्जी जो है वो एक मेजर ड्राइवर है स्पॉन्टेनियस चेंज का, एक आइसोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, हीट नहीं। अच्छा, गिब्स हैमलॉट इक्वेशन ये प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन कि टेम्परेचर जो है डिपेंडेंस होता है किस पे? गिब्स की फ्री एनर्जी पे। ये छोटी सी इक्वेशन है जहाँ पे एच का मतलब एंथैल्पी है, टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और जी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोला जा रहा है। एट ऑल टेम्परेचर क्या, एट ऑल इसमें प्रेशर कहा जा रहा है कि वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो पी छोटा सा बना हुआ है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर यूनिट बता रहा है। ये इक्वेशन स्टेट कर रहा है बेसिकली कि चेंज जो आ रहा है जी ओवर टी के रेशियो में, वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा, और उसका रिजल्ट जो है इंस्टेंटेनियसली स्मॉल हो सकता है, यानी बहुत ही छोटे से छोटा हो सकता है। यानी फ्रैक्शन वैल्यूज में अगर सोचो तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शनल वैल्यू इसमें आ सकती है, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर जो है एज अ फैक्टर काउंट किया जाएगा एच ओवर टी टू पे। एप्लीकेशन क्या है इस इक्वेशन की? इसमें आप कैन कैलकुलेट डेल्टा एच एक्स एम आर, जो कि डेल्टा जी से लिया जा रहा है, और उसकी वेरिएशन जैसे जैसे टेम्परेचर वेरिएट कर रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये एप्लीकेशन यूजफुल है पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं, जहाँ पे डेल्टा जी आइडेंटिफाई करता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है। कैलकुलेट करा जाता है डेल्टा जी आर एन एक्स के, जो कि रिएक्शन है किसके लिए? अगर टेम्परेचर अदर देन 298 केल्विन, 298 केल्विन से कुछ और हो। यूजुअली जो है वेरी कर रहा होता है स्लोली टेम्परेचर के साथ, और कैन विद रीजनेबल एक्यूरेसी बी रिगार्डेड एज कांस्टेंट। अगर किसी ज़्यादा वेरिएशन ना हो तो उसको एज अ कांस्टेंट भी रिगार्ड किया जा सकता है। इंटीग्रेशन इसमें एनेबल करती है कंप्यूट किया जा सके जी आर एन एक्स, ताकि कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो हो रहा है टेम्परेचर T2 पे, फ्रॉम जो हमारे पास नॉलेज है डेल्टा जी और एच की के टेम्परेचर 1 पे क्या है, तो उसके हिसाब से भी कैलकुलेट किया जा सके। इसमें कैलकुलेट किया जाता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी के लिए, यानी प्रेशर के लिए क्या है। डेल्टा एच यूजुअली वेरी करता है स्लोली, टेम्परेचर से चेंज होता है, उसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, और ये थोड़ी रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ हो सकती है। इसको आप बोल सकते हो कि भाई थोड़े बहुत टाइम के बाद इसको आप कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हो। इंटीग्रेटेड इसमें वैन ऑफ इक्वेशन होती है, जो 6 वाली इक्वेशन है, पहले हमने देखी थी। वो अलाउ करती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी जो एट 2 वाला टेम्परेचर है वो कैलकुलेट की जाए, जो भी कुछ आपको के पी की नॉलेज है और डेल्टा एच नॉट की नॉलेज है जो टेम्परेचर बनती है, तो ये सब हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो आपको अगर नहीं समझ में आना तो पिछला वाला लेक्चर जरूर जाके देखो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एच पी और के हॉफ वाली इक्वेशन क्या है। अच्छा, फ्रूगोसिटी, फ्रूगोसिटी क्या है? फ्रूगोसिटी मीन्स नॉन आइडियलिटी ऑफ गैस। एक तो हमने स्टडी किया था कि आइडियल गैस क्या होती है, कि आइडियल टेम्परेचर, आइडियल हवालों में, आइडियल कंडीशन में किस तरह रिएक्ट करे वो, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती आइडियल गैस। लेकिन हम एक थ्योरी वाइज उसको स्टडी करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो रियल गैसेस हैं उसको हम ज़्यादा अच्छी तरीके से स्टडी करके और चीज़ें उसकी बना सकें। ठीक है, थ्योरीज वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह के तरीके। फ्लूइडिसिटी का मतलब नॉन आइडियलिटी ऑफ गैस। फ्लूइडिसिटी जो होती है एक इफेक्टिव प्रेशर होता है फॉर नॉन आइडियल गैस। प्रेशर्स ऑफ एन आइडियल गैस एंड रियल गैस आर इक्विवेलेंट। जो प्रेशर्स उसके हैं वो दोनों इक्विवेलेंट होते हैं जब केमिकल पोटेंशियल सेम हो। इक्वेशन जो रिलेट करती है नॉन आइडियल गैस को आइडियल गैस प्रेशर के लिए, वो होती है F इक्वल्स पाई पी। पी, एफ जो रिप्रेजेंट करता है फ्लूइडिसिटी, पी जो रिप्रेजेंट करता है कि प्रेशर आइडियल गैस के लिए क्या है, और साइड का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है फ्लूइडिसिटी कोफिशिएंट। फ्लूइडिसिटी कोफिशिएंट जो होता है वो आप डिफाइन करते हो रेशियो ऑफ फ्लूइडिसिटी टू इट्स वैल्यू एट द आइडियल स्टेट। उनके दरमियान का जो रेशियो है वो क्या है? फ्लूइडिसिटी कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली क्या करता है, एक वैल्यू ऑफ यूनिटी लेता है जब सब्सटेंस बिहेव कर रहे होते हैं एज आइडियल गैस। उसमें जो फ्लूइडिसिटी का कोफिशिएंट होता है वो रिगार्ड किया जाता है एज मेजर ऑफ नॉन आइडियलिटी। ठीक है, उसको बोला जा रहा है कि नॉन आइडियलिटी को मेजर कर रहा है वो। क्लोजर वैल्यू होगी अगर उसकी फ्लूइडिसिटी कोफिशिएंट की, तो क्या यूनिटी के बराबर है, तो उसको कहा जाता है जितनी क्लोजर स्टेट है उतनी ज़्यादा वो आइडियल स्टेट के बराबर है, आइडियल स्टेट के करीब जाता जा रहा है। अच्छा, एक्टिविटीज़ में क्या है? एक्टिविटी किसको कहा जाए? डेफिनेशन दी गई। एक्टिविटी इज मेजर ऑफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज अंडर नॉन आइडियल यानी कंसंट्रेटेड कंडीशंस के दरमियान।
ये डिटरमाइन करता है कि रियल केमिकल पोटेंशियल क्या है एक रियल सोल्यूशन के लिए रेदर देन एन आइडियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन की बात हो रही है, इसमें आइडियल सोल्यूशन की नहीं कंसिडर की जाती है। एक्टिविटीज़ और कंसंट्रेशन दोनों ही यूज़ की जाती है कैलकुलेट करने के लिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन रेट्स क्या हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, इवन तो एक्टिविटी भी एक मेजर है कंपोजिशन का, जैसे कि सिमिलर टू कंसंट्रेशन। सेटिस्फैक्ट्री है यूज़ करना कंसंट्रेशन फॉर डाइल्यूटेड सोल्यूशन। जब आप डील कर रहे हो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस के साथ, तो डिफरेंस जो आप ऑब्जर्व करते हो ना कंसंट्रेशन और कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन जिसमें इक्विलिब्रियम इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, ये रीज़न इसलिए क्योंकि एक्टिविटी जो है इनिशियली क्रिएट हुई थी इस तरीके से, जिसके अंदर दिया हुआ एक्टिविटी इज इक्वल टू ई म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय आर टी। इसमें ए है एक्टिविटी, म्यू है केमिकल पोटेंशियल, डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या है जो कि बेसिकली गिब्स एनर्जी पर मोल के हिसाब से काउंट की जा रही है, और म्यू नॉट जो कि स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल हो गई, आर जो कि गैस कॉन्स्टेंट है, टी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहना जाए। एक्टिविटी ज़्यादा एक्यूरेट जवाब देती है इन मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ना, उसके अंदर ज़्यादा एक्यूरेट जवाब आपको एक्टिविटी वाले फॉर्मूले से मिलता है। अच्छा, रिएक्शन क्वेश्चन हमारे पास पता है हमें क्यू होता है, जो कि मेजर करता है कि रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो कि एक रिएक्शन में एक गिवन टाइम में प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है वो पता लगाता है। ये एक्सप्रेशन वैसे ऑफुली फेमिलियर लग रहा है क्योंकि क्यू का कॉन्सेप्ट अपने अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ पढ़ा था, ये वैसे ही है। अनलाइक क्यू के विच इज़ बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, क्यू जो है कैलकुलेट किया जाता है वेदर एट हम इक्विलिब्रियम पे हैं या नहीं है। क्यू यूज़ करते हो प्रिडिक्ट करने के लिए कि डायरेक्शन क्या है, वही चीज़ आ रही है जो हमने अभी पढ़ी, सेम वही चीज़ रिपीट है यहाँ पे। जब स्ट्रेस अप्लाई हो रही है तो क्या वो मूव अवे कर रहा है रिएक्शन से, अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से रिएक्शन मूव अवे कर रहा है या नहीं कर रहा। इक्विलिब्रियम क्या एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो वापस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जाए, ये सारी चीज़ें वो प्रिडिक्ट करता है क्यू से। आप कंपेयर करो और क्यू और के को तो आपको पता चलेगा रिएक्शन जो है हमारा किस तरह एडजस्ट कर रहा है। इज इट ट्राइंग टू मेक मोर प्रोडक्ट्स, यानी मोर प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहा है, या कंज्यूम ज़्यादा कर रहा है प्रोडक्ट को और ज़्यादा रिएक्टेंट्स बनाने की कोशिश कर रहा है। अल्टरनेटली हम देखते हैं कि क्या हम पहले से इक्विलिब्रियम तो रीच कर गए हैं या नहीं। हमारे पास तीन पॉसिबल्स के सिनेरियो थे जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा कि क्यू अगर ग्रेटर है तो सजेस्ट करता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट प्रेजेंट है, और क्यू अगर कम है तो इस केस में होता है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कम है। अगर क्यू बराबर है ठीक है तो इसमें बोला जाता है कि भाई ये रीच कर चुका है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब वैन हॉफ इक्वेशन यहाँ पर भी आ गई है हमारे पास, तो हम उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 42 लेक्चर डी एल एन के डिवाइड बाई डी टी इक्वल्स टू डेल्टा एच आर टी स्क्वायर। के यहाँ पे कांस्टेंट इक्विलिब्रियम, टी टेम्परेचर है, एच एंथैल्पी रिएक्शन है, और आर है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। ये प्रोवाइड करता है मटेरियल्स इंजीनियर के लिए। एक क्या होता है, प्रोवाइड्स द मटेरियल इंजीनियर आर मीन्स टू डिटरमाइन हाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन और प्रोसेस विल वेरी विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ कैसे रिएक्शन वेरी करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अब इससे फॉर्म करते हो फ्रॉम दिस फॉर्म ऑफ वैन हॉफ इक्वेशन। इस वैन हॉफ की देखो इक्वेशंस को थोड़े थोड़े अलग अलग फॉर्म्स में भी लिखा जाता है, तो ये वाली इन पर्टिकुलर जो वैन हॉफ इक्वेशन की फॉर्म दी हुई है इसके अंदर आप देख सकते हो कि कांस्टेंट प्रेशर है, इसको आप प्लॉट कर रहे हो किसी एल एन के इक्वेशन के ऑन वाई एक्सेस, 1/t ऑन एक्स एक्सेस, जो कि एक स्लोप देता है हमें माइनस डेल्टा एच ओवर आर की। अच्छा, यहाँ पे हमें ज़रा स्लोप की डायग्राम नहीं दी हुई, ऑब्वियसली ये हैंड आउट काफ़ी बुक से कॉपी हुए होते हैं, इसमें रेकमेंडेड लिस्ट में बुक्स दी हुई हैं आपको, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के ना, तो वो बुक भी ज़रा डाउनलोड करें आप अपने पास, एल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उससे भी थोड़ा सा स्टडी करें ताकि आपको थोड़ा और बेटर समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम्स इतनी नहीं दी हुई, ये रेफर कर रहा है डायग्राम के। अच्छा, ये ओरिजिन होता है ली चैटर्जीज प्रिंसिपल के, जो आपने ऑब्वियसली इंटर में पढ़ चुके हो। ये क्या होता है, बेसिकली हीट अब्जॉर्ब करता है और रिवॉल्व कर रहा होता है किसके दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एंडोडर्मिक रिएक्शन होता है। फॉर एंडोडर्मिक रिएक्शन स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आएगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। अगर एक्सोडर्मिक, ये एंडोडर्मिक के लिए, ठीक है, एक्सोडर्मिक के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये दो डिफरेंस देख लो, एंडो के लिए स्लोप नेगेटिव है और इसमें टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सोडर्मिक के लिए रिएक्शन क्या है, स्लोप पॉजिटिव है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सो के लिए इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा, याद रखो। वैन ऑफ इक्वेशन हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेम्परेचर डिपेंडेंस कितनी है, क्या है, क्यों है भी या नहीं है, ये हमें प्रोवाइड करती है बात। अच्छा, वैन ऑफ इक्वेशन जो है वो आप डिराइव कर सकते हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के साथ, जो हमने अभी प्रीवियसली देखी थी, जो कि आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस बता देती है गिब्स फ्री एनर्जी की।
अच्छा, ली चर्चिल प्रिंसिपल भी देख लेते हैं कि अब अगर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब किया जाए उसकी कंडीशंस चेंज करके, तो जो पोजीशन होती है इक्विलिब्रियम की वो मूव करती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्टर एक्ट करने के लिए, यानी उससे काउंटर रिएक्ट करने के लिए चेंज को, बेसिकली चेंज को रिप्लाई करती है कि नहीं मैं वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में रीच करूँगी। ये एक एक्शन है जो चेंज कर देता है टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंस के एक सिस्टम में जब वो इक्विलिब्रियम स्टिमुलेट करता है एक रिस्पॉन्स को, तो पार्शियली ऑफसेट कर देता है चेंज को, फिर एक न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश की जाती है। हैंड रिलेटेड प्रिंसिपल है वो स्टेट करता है कि एनी चेंज टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल एडजस्ट टू कॉम्पनसेट फॉर देयर चेंज, यानी किसी भी सिस्टम में एक रिएक्शन के अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पर रीच है, लेकिन किसी भी एक्सटर्नल हरकत की वजह से वो रिएक्शन मूव होता है, चेंज हो जाता है, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट से हिल जाता है, तो वो जो केमिकल रिएक्शन है ना वापस चाहेगा कि मैं अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट रीच कर जाऊं और वापस घूम के वो करने की कोशिश करेगा कि कंडीशन चेंज हुई है, कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट ढूंढूं अब क्या है अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस और उस पर वापस इक्विलिब्रियम रीच कर जाऊं। 1884 में फ्रेंच केमिस्ट और इंजीनियर हेनरी लुइस ली चटर ने प्रपोज किया वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मोस्ट सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे थे कि एक सिस्टम को क्या होता है जब ब्रीफली उसको रिमूव कर दिया जाए उसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ। ये जानना ज़रूरी है कि ली जनरल प्रिंसिपल सिर्फ यूजफुल गाइड नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या होता है जब कंडीशंस चेंज होती हैं और केमिकल किस तरह रिएक्ट करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बल्कि इट डज नॉट गिव रीजंस फॉर द चेंज एट मॉलिक्यूलर लेवल। अब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, लेकिन ये रीजंस नहीं देता कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, जैसे टाइम स्केल चेंज हो जाए या अंडरलाइन केमिकल के रिएक्शन मैकेनिज्म्स हो तो उसमें क्या होता है। ली चर्चिल प्रिंसिपल जो होता है वो डिस्क्राइब करता है कि क्या होता है एक सिस्टम को जब कुछ चीज़ मोमेंटेरली यानी थोड़े से टाइम के लिए टेक अवे कर दिए जाए उसके इक्विलिब्रियम स्टेट से, तो हम फोकस करते हैं कि तीन तरीके हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं कंडीशंस किसी केमिकल रिएक्शन की जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे मौजूद होता है। ली चर्चिल प्रिंसिपल से अकॉर्डिंग चेंज करना उसकी कंसंट्रेशन किसी एक कंपोनेंट की जो रिएक्शन का है, चेंज कर देना प्रेशर सिस्टम का, ये चेंज कर देना टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन रन कर रहा है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं। अच्छा, ये शॉर्ट में आता है सवाल आपके पास से तीन कंडीशन क्या है, तो आपने बस ये लिख देनी है और कुछ नहीं। अच्छा, अब ली चर्चिल प्रिंसिपल जो होते हैं उसको आप चेंज कैसे करते हो विद कंसंट्रेशन। ली चर्चिल प्रिंसिपल स्टेट करता है कि सिस्टम चेंज होता है एक तरीके में जैसे इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन किसी और रिएक्टिंग स्पीशीज की, इसमें इट मस्ट फेवर द रिएक्शन। अब जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है ना वो रिएक्शन को फेवर करेगा किसी तरीके से, जो स्पीसी जो कंज्यूम होनी है उस रिएक्शन में तभी वो ऐड करो तो एक कंसंट्रेशन चेंज होगा। इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट्स में इंक्रीज होता है तो रिएक्शन क्वोशंट जो QC है वो भी इंक्रीज होगा और मेकिंग इट ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी उससे ग्रेटर हो जाएगा, यानी QC इज ग्रेटर देन KC बन जाएगा फिर अगर प्रोडक्ट इंक्रीज करा जाए। उसी तरह अगर कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाए तो आप ये इक्वेशन तरह ध्यान में रखो। कंस्टेंट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश बिटवीन फोर सब्सटेंस, इमेजिन करो कि चार अलग अलग सब्सटेंस के दरमियान एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ हुआ, इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह। अब क्या होगा जब कंडीशंस की आप अल्टर कर दोगे इंक्रीज करने से, क्या कंसंट्रेशन बढ़ा दो ए वाले एलिमेंट की, ए वाले सब्सटेंस की, तो अकॉर्डिंग टू लिटरेचर जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की वो मूव करेगी इस तरीके से कि इसको काउंटर एक्ट करे चेंज। इन दिस केस इक्विलिब्रियम की पोजीशन मूव करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डिक्रीज करेगी, दोबारा रिएक्ट करेगी इस तरीके से कि वो बी के साथ फॉर्म कर सके सी और डी, क्योंकि क्या हो रहा है ये ए और बी आपस में ऐड करे जा रहे हैं ताकि सी और डी बन सके। तो ये देखा जाएगा कि किस तरह हो रहा है। अच्छा, क्या होगा फिर मूव करेगा सी और डी को ताकि वो रिएक्ट करे और प्लेस कर सके ए को, जो कि अब रिमूव कर दिया गया क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन वगैरह चेंज हो गई है। पोजीशन जो इक्विलिब्रियम की थी वो मूव करती है लेफ्ट साइड पे। अब क्या होगा, अब ये एसेंशियली ऐसा होगा कि हैपेंस इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म, अगर ऐसा प्रोडक्ट आपने रिमूव कर दिया जो अभी फॉर्म हुआ है तो इसमें ऐसी कंडीशन होगी। एग्जांपल है कि सी जो है अगर रिमूव कर दिया जाए इसी तरीके से, तो पोजीशन इक्विलिब्रियम की जो होगी अब वो राइट साइड पर मूव करेगी क्योंकि जहाँ पे रिप्लेस हुआ है, जहाँ चेंज आया है उस तरफ वो मूव करेगी। अगर ये कंटिन्यूली रिमूव होता चला जाए तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट करती रहेगी फर्दर टू द राइट। राइट साइड वाले रिएक्टेंस मूव करे जाएंगे तो राइट पे होगी, उसी तरह अगर लेफ्ट साइड वाले होंगे तो लेफ्ट राइट पे होगी। इस तरह ये क्या हो जाएगा, अगर एक ही डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा कि वन वे हो जाएगा।
कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करना चाहता है। अगर आप एक ही साइड पे चेंजेस लाते रहोगे तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए वो उसी तरफ जाता रहेगा एक ही डायरेक्शन में। वन वे हो जाएगा तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। अच्छा, हमने लेक्चर 44 तक कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में 45 से शुरू करेंगे कि विच चेंज ऑफ प्रेशर कैसे लीचेट्री प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं।